जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। कंडक्ट टूल के सेशन 7 में हम आज बात करने वाले हैं 4 रूल की। रूल 12 सब्सक्रिप्शंस, रूल 13 गिफ्ट्स, रूल 13A डाउरी, रूल 14 पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनके ऊपर जीआईडीज। और लास्ट सेशन में जो हमने रूल 8 to 11 पे आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 39 to 42, उनके आंसर कीज क्या है वो हम बात करेंगे। और लास्ट में हम असाइनमेंट देंगे आपको इन 4 रूल्स के ऊपर जिनको हम डिस्कस करेंगे, यानी रूल 12, 13A, 13, 14। तो इन रूल्स के ऊपर असाइनमेंट दिया जाएगा, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 43 to 52। लेकिन उससे पहले जो लास्ट सेशन में हमने बात किया था उसके अंदर एक अपडेट है। हमने इस जीआईडी के ऊपर बात किया था, ये रूल 8 के ऊपर जीआईडी था। तो यहाँ पे 19(1) जो आपका रूल 19 का सब रूल 1 है, उसके अंदर पहले ये 6 वीक का टाइम दिया हुआ था। तो ये टाइम लिमिट जो है रिवाइज हो गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि यहाँ पे 6 वीक्स मैंने बताया था, ये 6 वीक नहीं है, ये 3 मंथ्स अब अपडेट होके हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम डिटेल में जब रूल 19 की बात करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये क्लियरली जो अपडेटेड वर्जन है वही लिखा हुआ है। तो आप ये चीज़ जो है इसको करेक्ट कर लें कि यहाँ पे 3 मंथ्स है और 6 वीक का टाइम यहाँ पे नहीं है। 3 मंथ्स का टाइम जो है वो रहता है, जिसके अंदर परमिशन मान ली जाती है कि ग्रांटेड हो गई है। चलिए, तो अब हम रूल 12 की बात करेंगे सबसे पहले। तो रूल 12 पे आ जाते हैं। तो रूल 12 है आपका सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन मतलब कि पैसा इकट्ठा करना, किसी से पैसा इकट्ठा करना, या किसी से कैश में भी हो सकता है, यानी आपने पैसे लिए काइंड में, यानी उससे कोई काम भी कर दिया। ये इन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या कह रहा है रूल 12? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, कोई भी गवर्नमेंट ये काम, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ये काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आस्क फॉर, एक्सेप्ट फॉर, विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट अगर सैंक्शन कर देती है यानी परमिशन दे देती है तब वो बात अलग है। और या जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जो भी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है जिनको परमिशन देने के लिए, वो अगर यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और किसी को ऑथराइज किया गया तो वो भी हो सकते हैं। तो उनकी परमिशन मिल जाती है, सैंक्शन मिल जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज क्या है, एक बैन है कि ये काम नहीं करना। क्या नहीं करना? आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन। ना तो आप मांगेंगे ना आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ना आप यानी लेंगे, ना किसी को बोलेंगे कि मुझे दो। और अदरवाइज एसोसिएट हिमसेल्फ विद, और ना ही अपने आप को इस तरह के किसी काम से एसोसिएट यानी जोड़ेंगे। विद द रेजिंग ऑफ एनी फंड्स और अदर कलेक्शंस इन कैश और इन काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर। यानी आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो इच्छा हो या आपका गोल कुछ भी हो, यानी वो अच्छा हो, तब भी क्या बोला कि जब तक आपको प्रीवियस सैंक्शन यानी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक आप ना तो कोई पैसा इकट्ठा करेंगे, ना किसी को इकट्ठा करने के बोलेंगे, ना ही आप किसी तरह से इस तरह के फंड रेजिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। और ये कैश इन काइंड का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब हो गया कि जब आपको मॉनेटरी आपको पैसा मांग रहे हैं आप, और काइंड मतलब आप किसी तरह का, आपने पैसे तो नहीं लिए लेकिन उनसे कुछ काम करा लिया, काइंड, या कुछ दूसरा कोई सामान ले लिया, आर्टिकल आपको दे दिया। तो किसी भी तरीके से पूरी तरह से ये मना कर रखा है। तो ये छोटा सा रूल है, लेकिन इसके जीआईडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन क्योंकि उनका एम सही है और उनको इस्टेब्लिश जो किया गया है, उनका गोल जो है सही था, इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ों पे आपको एग्जाम्पशन दिया हुआ है। तो वो क्या है? फ्लैग डे कलेक्शंस। जो फ्लैग डे कलेक्शन होता है उसके अंदर कलेक्शन करने के लिए उन्होंने एग्जाम कर रखा है, और ये चीज़ जो है एक्टिविटी उन्होंने अलाउ की हुई है कि इसके अंदर आपको प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं है। फंड रेजिंग वीक बाय नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉमनली हार्मन। तो कॉमनल हार्मनी का जो फंड रेजिंग वीक होता है वो भी क्या है, वो भी अलाउड है। उसका अलाउड होने का रीज़न क्या है? जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉमनल हार्मनी था, ये क्यों सेटअप किया गया था? इसको सेटअप किया गया था फॉर प्रोमोटिंग कॉमनल हार्मनी। तो आपस में सद्भाव बने, और इस तरीके से, इस मोटिव से इसको बनाया गया था। एंड पर्टिकुलरली फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन रेंडर्ड ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट इन कॉमनल वायलेंस। तो कॉमनल वायलेंस में जो जो बच्चे जो हैं वो क्या हो गए,
उनके माता पिता नहीं रहे या किसी तरह से वो अनाथ हो गए या बेसहारा हो गए या उनको खाने पीने के लिए नहीं है, तो इस तरह से उनके फिजिकल यानी उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको मेंटली साइकोलॉजिकली इस तरीके से अच्छा रखने के लिए ये जो है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनल हार्मनी को सेटअप किया गया था। तो इसके एम को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया है कि परमिशन की जरूरत नहीं है और ये एक्टिविटी अलाउ कर दी गई है। तो कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनल हार्मनी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ रूल 12 टू अलाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द फंड रेजिंग एफर्ट ऑफ फाउंडेशन ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपनी इच्छा से चाहे तो इस तरह के फंड रेजिंग वीक में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये यहाँ पे ऐसी कोई रूल 12 की जो बाउंडेशंस हैं या उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, फ्लैग डे के ऊपर भी पूछा गया है, फंड रेजिंग वीक के बारे में, जो नेशनल फाउंडेशन हार्मोनी कॉमनल हार्मोनी का ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पूछा गया है। इनफैक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका किस ऑब्जेक्ट से ये बनाया गया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन रेंडर्ड ऑर्फन। तो ऐसे चिल्ड्रन जो अनाथ हो गए थे कॉमनल वायलेंस के उसमें, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इसके एम से नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनल हार्मनी को बनाया गया था। अगला जो है कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड। तो नेशनल डिफेंस फंड के लिए भी अगर आप कलेक्शन करते हैं तो वो भी अलाउड है, और इस केस में भी ये जो एक्टिविटी है एग्जेम्प्टेड है, यानी आपको यहाँ पे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर एनेक्शियस टू कंट्रीब्यूट टू द लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटी टुवर्ड द नेशनल एफर्ट। तो क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड जो है उसके अंदर काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करके, और क्योंकि कभी कभार रिक्वायरमेंट भी होती है कि इस तरीके से सब लोग, और इच्छा भी होती है कि सब लोग जो है अपने देश के डिफेंस में पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें, और थोड़ा कुछ पैसा जो भी देना चाहे या फंड रेज करना चाहे तो उनके लिए कर सकें। तो इस इच्छा को वैल्यू देते हुए और उसका सम्मान करते हुए जो है इस तरह की एक्टिविटी को अलाउ की गई है। द नेशनल डिफेंस फंड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसीव मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो इसका काम, ये जो नेशनल डिफेंस फंड है, इसका काम यानी ये किस यूज़ में लिया जाता है इस फंड को, यहाँ पे हमारे देश की कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन ये होता है और हमारे देश के डिफेंस में इसको काम में लाया जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट की गई है और अलाउड है। ये रेजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ ए एम्प्लॉय एसोसिएशन फॉर डिफेंडिंग ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन ए सर्विस मैटर। तो अगर आप एसोसिएशन के कोई एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं, आप फंड रेज करना चाहते हैं ताकि जो सर्विस मैटर है जिसके अंदर जो आपका एसोसिएशन है उसके सारे मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब कोई सर्विस मैटर था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने केस लड़ना है और उसके अंदर जितने भी एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ हैं सब इन्वॉल्व हैं। तो उस केस में सब इन्वॉल्व हैं, यानी इंडिविजुअल का केस नहीं है, सभी एम्प्लॉयज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उस केस के अंदर जो है ये एक्टिविटी, इस तरीके का फंड रेजिंग या सब्सक्रिप्शन का रेजिंग यानी पैसे इकट्ठा करना जो है वो एग्जेम्प्टेड है और अलाउड है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ बातों का ध्यान में रखना है, हमें कुछ बातों को जो ध्यान में रखना है वो देख लीजिए। द मेंबर ऑफ ए यूनियन कैन फ्रीली कलेक्ट सब्सक्रिप्शन अमंग देमसेल्फ, यानी वो अपने ही जो उस एसोसिएशन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं यानी उस सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से पैसा इकट्ठा कर सकता है, वो पब्लिक से नहीं। अमंग देमसेल्फ फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन, और ऐसी एक्टिविटीज जो उस यूनियन की भलाई के लिए या उसके यूनियन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भलाई के लिए है, तो उस केस में ये अलाउड है। सो लॉन्ग एज देयर अपील इज कन्फाइंड टू मेंबर्स नो परमिशन नीड बी सॉट। तो जब तक जो परमिशन की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब जो अपील कर रहे हैं या हम कोर्ट में जा रहे हैं वो सर्विस मैटर के रिगार्डिंग है और वो उस यूनियन के एम्प्लॉयज़ के सर्विस मैटर के रिगार्डिंग है। इफ़ एनी अप्रोच टू पब्लिक इज मेड, अगर किसी तरीके से आपने गलती से भी पब्लिक को अप्रोच कर लिया कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने लगे, अगर आपने एम्प्लॉयज़ के बीच में आपने इकट्ठा करने की बजाय क्या किया कि पब्लिक में चलेगी कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे क्योंकि हमें स्टेट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा जो सर्विस मैटर है उस केस को लड़ना है, तो उस केस में वहाँ पे तो परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, यानी आप अपने बीच में एम्प्लॉय होते हुए अपने बीच में पैसा इकट्ठा करके अपना केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सर्विस मैटर में लड़ना चाहते हैं, लड़ लीजिए, लेकिन आप किसी पब्लिक के पास या पब्लिक के अंदर ये फंड रेज करने के लिए नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आपको परमिशन चाहिए।
Similarly, in a union where a matter affecting a general interest of members of union is in dispute and it is permissible under the rules of union to spend its fund over such matter, its members should be free to collect fund especially for the special purpose from the amongst its member। तो वो ये बता रखे हैं कि जहाँ पे जनरल इंटरेस्ट हो यूनियन का, उनके मेंबर्स का, तो वहाँ पे तो ये सब अलाउड रहेगा, परमिसिबल है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे मेंबर्स, क्योंकि जनरल वेलफेयर का काम है यूनियन से रिलेटेड और अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड उनको काम करना, और एम्प्लॉयज अपने आप में जो है वही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फ्रीली आप कर सकते हैं। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, मेंबर्स शुड बी फ्री टू कलेक्ट फंड्स। तो मेंबर्स जो है अपने आप में, अपने अमंग्स ईच या देमसेल्व्स वो क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉमन इंटरेस्ट है और कॉमन वेलफेयर के लिए, तो वहाँ पे ऐसी कोई मनाही नहीं है। Where however action is taken against a person who happens to be a member of union, लेकिन मान लो कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंडक्ट रूल के वायलेशन के लिए एक सिंगल मेंबर के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चला, तो या कोई और दूसरा कोई सिंगल पर्सन का इंडिविजुअल का केस हुआ, तो उस इंडिविजुअल के केस के लिए जो है आप पैसा फिर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बात है, ये पॉइंट ये याद रखना जरूरी है, पर्सनल कैपेसिटी, यानी अगर आपके खिलाफ जो केस है या आप जो गवर्नमेंट के साथ केस लड़ना चाह रहे हैं वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में केस है, वो आप कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, यानी सब एम्प्लॉयज़ उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, सब एम्प्लॉयज़ का भला नहीं है, एक जनरल या कॉमन वेलफेयर की बात नहीं है, आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आप वहाँ पे केस कर रहे हैं या एक केस को लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे फिर क्या चाहिए आपको, ऑन द ग्राउंड्स विच कंसर्न हिम इन पर्टिकुलर, जो सिर्फ उसी से ही संबंधित है। नो फंड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम इवन अमंग्स इस मेंबर बाय द यूनियन, तो वहाँ पे वो यूनियन के मेंबर से भी जो है पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। यानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एग्जेम्प्टेड या अलाउड है, जहाँ पे यूनियन के एम्प्लॉयज़ और यूनियन का एक कॉमन भला है, और वहाँ पे इन जनरल वो फिर पैसा इकट्ठा करके वो कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज अगर किसी इंडिविजुअल का कोई केस है, वो लड़ना चाह रहा है, तो वो वहाँ पे पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, वहाँ पे वो मना है। तो यही बता रखा है कि जहाँ पर्सनल कैपेसिटी होगी या किसी पर्टिकुलर का केस होगा, तो वहाँ पे फंड नहीं क्लियर कलेक्ट कर सकते आप। अगला जीआईडी कहता है कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल। तो ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल जो यहाँ पे परमिसिबल नहीं है, ये पूरी तरह से मना है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में आता रहता है। The government of India has decided that government servants should not be allowed to associate themselves with collection of subscription for the Jawaharlal Nehru Memorial Fund, though they are free to make their personal contribution to the fund। अच्छा, एक चीज़ ये भी किसी के माइंड में आ सकता है कि हमें पैसा तो इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन क्या हम अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन इस तरह के फंड को दे सकते नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको खुद अपना कंट्रीब्यूशन इस मेमोरियल में करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसा इकट्ठा करके इस फंड को नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया, तो इसलिए ये लाइन जो है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दो दे आर फ्री टू मेक देयर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू द फंड, अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन इस फंड में दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये जो है चीज़ नॉट परमिसिबल है, आपको अलाउड नहीं है। नेशनल यूथ डे के लिए आप अगर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी परमिसिबल नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस ये भी परमिसिबल नहीं है। मे डे इसके लिए परमिसिबल नहीं है। तो याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि आप याद रखिए किस किस जगह पे परमिसिबल है, बाकी उसकी जगह पे जब क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे आप उसको नॉट परमिसिबल मानेंगे। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ यहाँ पे जीआईडीज में बोला है कि ये सब चीज़ें अलाउड है, तो उसी को याद कर लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉट अलाउड में काउंट किया जाएगा। तो अगला अगला क्या है, अगला है पेमेंट ऑफ ए सब्सक्रिप्शन टू सम चैरिटेबल और बेनेवोलेंट फंड। तो कोई जैसे वेलफेयर के लिए कभी कभार क्या है, कोई चैरिटेबल सोसाइटी होती है या चैरिटेबल कोई फंड, अगर उसमें सब्सक्रिप्शन करना है, पेमेंट करना है, तो उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट स्पॉन्सर द रेजिंग ऑफ फंड फॉर पब्लिक फ्रॉम द पब्लिक फॉर एनी पर्पज व्हाटसोएवर विदाउट प्रीवियस परमिशन। तो बिना प्रीवियस परमिशन के क्या है, आप जो है नहीं इकट्ठा कर सकते पैसे को, चाहे यानी पब्लिक से जब भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक, जब आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्रीवियस परमिशन लेनी ही लेनी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। However, mere payment of subscription to some charitable or benevolent fund would not be by itself
अमाउंट टू पार्टिसिपेशन इन रेजिंग ऑफ सच फंड। तो इन यानी दो कैटेगरी बनाई गई कि जहाँ पे आप खुद पेमेंट कर रहे हो या कुछ खुद पैसा जो है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो या बेनेवोलेंट फंड में आप पैसा दे रहे हो, तो वो एक्टिविटी अलग है। लेकिन आप एक पैसा इकट्ठा करके किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो तो वो चीज़ें अलग है। जब आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस परमिशन चाहिए। लेकिन अब आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे पैसा देना चाहते हैं तो उसमें मनाही नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बताया, तो वो परमिसिबल है। आपका पैसा इकट्ठा करना जनरल पब्लिक से वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप खुद किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे दे रहे हैं वो अलाउड है। तो ये आपका रूल 12 था, उसके जीआईडीज थे। अब रूल 13 देख लेते हैं। रूल 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर बाकी रूल्स के अंदर यानी कुछ और बात बताई गई है या नीचे कुछ एग्जाम्पशन दे रखा है कि कुछ कुछ बातें जैसे एग्जाम कर देते हैं आगे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए, यानी वो जहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखा है वहाँ पे तो एग्जाम्प्टेड है, अदरवाइज क्या है ये चीज फॉलो करनी है। तो क्या चीज फॉलो करनी है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ना ही अपने किसी फैमिली मेंबर को परमिट करेगा, और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, और या कोई दूसरा पर्सन अगर उसके बिहाफ पे ये काम करना चाहे तो, टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। तो कोई भी गिफ्ट ना तो वो खुद ले सकता है, ना अपने किसी फैमिली मेंबर को परमिट कर सकता है, ना ही अपने बिहाफ पे बोल सकता है कि जाओ मेरे बिहाफ पे किसी से जाके गिफ्ट ले लो। तो ये चीज़ जो है पूरी तरह से मना है। वो एग्जाम्पशन छोड़ देने, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब कि वो एग्जाम्पशन छोड़ देने हैं जो इस रूल के अंदर बताए गए हैं या आगे पीछे भी कंडक्ट रूल में बताए गए हैं, तो उन एग्जाम्पशंस को आपको छोड़ देना है। इन जनरल यानी एक जनरल प्रिंसिपल बनाया जाता है कि जनरली तो गिफ्ट लेना जो है प्रोहिबिटेड है, लेकिन जहाँ जहाँ पे कुछ बातें बताई गई, कोई लिमिट बताएगी कि इस लिमिट तक ले सकते हैं, या जहाँ पे अलाउड कर रखा है कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो वो आप मानेंगे कि वो इस रूल से बाउंड नहीं होता या वहाँ पे अलाउड है। इसका एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। द एक्सप्रेशन गिफ्ट शैल इंक्लूड, तो गिफ्ट में क्या क्या चीज़ काउंट हो सकता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या काउंट हो सकता है? फ्री ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के देगा तभी आप मानेंगे कि वो गिफ्ट है। गिफ्ट के अंदर अगर आप कहीं जा रहे हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट भी किसी का अवेल कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्टेट में गए, आपको स्टेट से जो है आपका यानी एक तरह से ऑफिशियल लिंक है, आप ऑफिस का उसका काम आपके पास आता रहता है और आप स्टेट में गए, आपने बोला कि मुझे फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो भी एक गिफ्ट माना जाएगा। बोर्डिंग लॉजिंग, अगर आप वहाँ पे ठहरने का या खाने से रिलेटेड भी फ्री में काम करवा लेते हैं और वो आपका पे कर देते हैं एक तरीके से, तो वो भी एक गिफ्ट ही है। अदर सर्विसेज, तो इस तरह की कोई भी सर्विस, एनी अदर पिक्यूनरी एडवांटेज, तो इस तरह की कोई भी सर्विस या किसी तरह से भी पैसे से रिलेटेड आपको फायदा पहुंच रहा है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी गिफ्ट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन ए नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड, तो जो प्रोवाइड कर रहा है वो कोई पर्सन है जो अदर देन आपका नियर रिलेटिव या फ्रेंड है। हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसका उस गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो आपका नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड नहीं है और उसका कोई भी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ और उसने आपको प्रोवाइड किया, तो वो भी उस कैटेगरी में आएगा। और अगर एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ऑफिशियल डीलिंग हो वहाँ पे तो कोई चीज़ करने से पहले भी मना किया हुआ है। हमने जो पहले रूल पढ़े थे उसमें यही बताया था कि जब आपके ऑफिशियल डीलिंग हो तो वहाँ पे भी किसी तरह के एडवांटेज से बचना है, आपको वो काम भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं भी है, तो वहाँ पे भी ये अगर चीज़ कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपका गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं आपको अलाउ कर रखी हैं वो क्या है? एक कैजुअल मील, अगर कोई छोटा मोटा कोई आप मील कर रहे हैं, लिफ्ट, किसी से लिफ्ट ले लिया, अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी, और जो सामाजिक तौर पर जैसे हम समाज में रहते हैं तो वहाँ पे कोई दोस्त होता है, दोस्त के साथ कुछ आप कभी कभार बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई लिफ्ट ले लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शैल नॉट डीम टू बी ए गिफ्ट,
तो इसको हम गिफ्ट नहीं मानेंगे, ये गवर्नमेंट ने बताया आपको कि इसको हम नहीं मान रहे गिफ्ट, कि आपने दोस्तों के साथ या छोटा मोटा कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी की वजह से किसी के साथ बैठे, चाय पिया, लिफ्ट ले लिया, तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें, ये गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगी। ये आपको एग्जाम्पशन दे दिया उन्होंने। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल अवॉइड एक्सेप्टिंग लैविश हॉस्पिटैलिटी। तो अगर कोई आपके लिए लैविश, लैविश का मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही जिसके अंदर पैसा खर्च होता है, ऐसी हॉस्पिटैलिटी आपके लिए कर रहा है, आपका आवभगत कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, आपको घुमा रहा है, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी, या बार बार हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, यानी लैविश तो नहीं है, पैसा कम ही लग रहा है, लेकिन वो बार बार हो रही है। ठीक है, तो आप 10,000 रुपये एक दिन में खर्च कर दो, वो लैविश हो जाएगा। उसी 10,000 को आप 10 दिन में कर दो कन्वर्ट, तो वो फ्रीक्वेंट होगी, लेकिन तो वो भी काउंट हो जाएगी। खर्च कितने में, दोनों का इम्पैक्ट सेम है। तो यही बताया कि लैविश हॉस्पिटैलिटी हो या फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी हो, दोनों ही केस में फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल आपके लिए कर रहा हो, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फर्म, कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल फर्म हो। ठीक है, कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल एक्टिविटी करता है, फैक्ट्री हो गई, इस तरह की चीज़ें जो सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, जिनका काम बिजनेस करना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद हिम, और उसकी ऑफिशियल डीलिंग है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे ना ऊपर की ऑफिशियल डीलिंग, ऊपर तो लिखा था कि नहीं है तो वो भी काउंट होगा, यहाँ पे ये भी बता दिया कि आप किसी के साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो वो भी, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं लेना, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी नहीं लेना, लैविश हॉस्पिटैलिटी नहीं लेना, और इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सब रूल 2 क्या कहता है इसका, तो ये आपकी जनरल बात उन्होंने बताया कि नहीं लेना, लेकिन उनके अंदर ये कुछ कुछ चीज़ें जो है एग्जाम्पशन आपको दे दिया, और कुछ चीज़ों में आपको बोल दिया कि ये भी चीज़ें जो है वो गिफ्ट की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। अब रूल जो सब रूल 2 है इसका, यानी 13 का सब रूल 2, ये उन कंडीशंस की बात करता है, जैसे वेडिंग होती है, कोई एनिवर्सरी होती है, कोई फ्यूनरल हो गया यानी डेथ होती है, तो उस केस में जैसे क्रिया वगैरह होती है, रिलीजियस फंक्शन फंक्शन हो गया कोई, और दूसरा कोई बर्थडे या इस तरह की चीज़ें भी हो गई। तो बोला कि उन ओकेजन्स के लिए क्या क्या प्रोविजन है वो बता रहे हैं आपको यहाँ पे। तो जब इस तरीके का ओकेजन हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरीज हो, फ्यूनरल हो, रिलीजियस फंक्शन हो, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious or social practice। तो ये रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस ही होता है कि जब हम जैसे किसी का वेडिंग होती है तो वहाँ पे कुछ पैसा देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो बता रहे हैं कि अगर ये आपका क्या है, ये सोशल प्रैक्टिस या रिलीजियस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपकी फैमिली में, आपके रिलीजन में, और आपके जो भी, क्योंकि आप जिस सोशल कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पे सदियों से चलता आ रहा है और देना ही पड़ता है आपको, बाउंडेशन है, नहीं तो सोशल में आपको बोलेंगे कि नहीं ये जो है अच्छा नहीं बंदा। तो इस तरह की जो सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक तौर पे जो चीज़ें आपको देनी लेनी पड़ती है, वहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप। तो अगर इस तरह का कोई सोशल नॉर्म है आपका, तो उस केस में क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स, उस केस में बोला कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, और किससे एक्सेप्ट कर लो, फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड। तो अपने रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड से आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, लेकिन क्या होना चाहिए, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद हिम, लेकिन उनका आपके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। कोई नियर रिलेटिव से आप गिफ्ट ले लो या पर्सनल फ्रेंड से भी ले लो, लेकिन आपका उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए, उससे आपको बचना है। बट शैल मेक ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, तो आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर उस गिफ्ट की वैल्यू किससे ज़्यादा है, ये यहाँ पे लिमिट्स बता दी गई हैं। तो अगर आपकी इस लिमिट के अंदर है, यानी ग्रुप ए पोस्ट के आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप 25,000 तक कोई गिफ्ट ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 25,000 है, तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा की लिमिट वाला गिफ्ट है, यानी आपका कोई गिफ्ट लिया जो अब मान लो 30,000 का है, या 25,000 26,000 का भी है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने का मतलब कि मैंने ऐसा ऐसा गिफ्ट लिया है और मैं ये आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो ये काम करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है इसको देख लेते हैं। ग्रुप ए पोस्ट के लिए तो 25,000 है, इसके नीचे तो आप 25,000 तक का गिफ्ट ले सकते हैं, और उससे ऊपर जब जाएगा तो रिपोर्ट करेंगे। ग्रुप बी पोस्ट के लिए 15,000 है, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 7,500 है। तो इससे बियॉन्ड यानी इसके आगे आपको
गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो यही लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड्स, अगर बढ़ता है इस लिमिट से तो। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एक स्पेशल ओकेजन हो गया, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन। उसके अलावा के लिए क्या, वहां पे क्या करेंगे आप, वहां पे क्या लिमिट है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर चीजें बताई जो आपका सोशल नॉर्म है, जो आपको सामाजिक तौर पर करना पड़ता है, इसलिए वहां पे अलाउड कर दिया। लेकिन बाकी केसेस में इन्होंने बोला कि इफ एनी अदर केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स। दूसरे केस में, बाकी दूसरे केस में, नॉर्मल केसेस में आप किसी से भी गिफ्ट किस लिमिट तक ले सकते हो, इस लिमिट तक ले सकते हो। लेकिन अगर इस लिमिट से एक्सीड कर गया तो क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, वहां पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ग्रुप ए और बी दोनों को, यहाँ पे तो अलग अलग कैटेगरी थी। शादी के टाइम पे तो बोला कि ठीक है, शादी के टाइम पे ए और बी को थोड़ा, ए को बढ़ा देते हैं उसके लिमिट को, जबकि यहाँ पे बाकी दूसरे से सब दोनों के लिए क्या किया उन्होंने, 5,000 की लिमिट फिक्स कर दी कि भाई आप शादी के अलावा या ऊपर जो सोशल नॉर्म वाले चीज़ें बताई थी उसके अलावा आप अगर किसी और से गिफ्ट ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ये दूसरे सर्कमस्टांसेस में गिफ्ट ले रहे हो तो वहाँ पे ए और बी दोनों कैटेगरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते आप। और 5,000 से ज़्यादा के लिए आप गिफ्ट लेना चाह रहे हो तो आप परमिशन लो गवर्नमेंट की। ठीक है, और ग्रुप सी के लिए कितना है, 2,000। यानी अगर ग्रुप सी का पर्सन जो है वो गिफ्ट लेना चाहता है तो उस केस में वो 2,000 तक का ले सकता है, 2,000 से ज़्यादा के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा इसका जो है ब्रीफ में यहाँ पे लिख दिया कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज मोर देन द लिमिट्स गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे टेबल में जो वैल्यू दी गई है इससे अगर बढ़ता है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो, ना उसका फैमिली मेंबर ना कोई दूसरा मेंबर उसके बिहाफ पे कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन यहाँ पे शादी और इस तरह के सोशल नॉर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिमिट बता दी, और इनके अलावा जनरल केसेस में भी एक लिमिट यहाँ पे बता दी। तो ये आपका ब्रीफली चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब सब रूल 4 क्या कहता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 13 का सब रूल 2 और 13 का सब रूल 3, यानी ये और ये शादी वाला और बिना शादी वाला, यानी दूसरे केसेस में बोला कि नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग कंटेंट, यानी इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों होता है, क्योंकि अगर इसने लिखा कि नॉट स्टैंडिंग तो इसका मतलब है कि ऊपर कुछ भी लिखा गया हो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ, यानी पहले जो बातें बताई गई है वो ठीक है, बताई गई है उन केसेस के लिए है, लेकिन उसके अलावा जो मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो बात बताई गई थी वो इसमें अप्लाई नहीं होता, ये कहने का मतलब है इनका। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एंड दिस, क्या कह रहे हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन और अदरवाइज। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट वो किसी डेलीगेशन का पार्ट है, इंडियन डेलीगेशन का, यानी जैसे यहाँ से एक टीम बनाकर बाहर फॉरेन में जाते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, या अदरवाइज भी अगर वो डेलीगेशन का पार्ट है इंडियन डेलीगेशन का, मे रिसीव एंड रिटेन, तो वो रिसीव भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, और रिटेन भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से मना कर रखा था, इसीलिए ये जो नॉट स्टैंडिंग वर्ड है इसको यूज किया गया। नॉट स्टैंडिंग वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम पहले कोई भी जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जब इंडियन डेलीगेशन का आप पार्ट हैं, या दूसरा आप किसी फॉरेन डिग्नेटरी से कोई गिफ्ट ले रहे हैं, तो उस केस में आप रिसीव भी कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं फॉरेन डिग्नेटरी से गिफ्ट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी। गवर्नमेंट वहां पे क्या अप्लाई कर रही है, वहां पे आपके ऊपर अप्लाई कर रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012। तो लेंगे वहां पे तो आप गिफ्ट रिटेन भी कर सकते हो और रख भी सकते हो, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन रूल 2012 के अकॉर्डेंस या उसके प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन अपने आप उन्होंने बता रखी होगी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर हम फॉरेन डिग्नेटरी से कोई गिफ्ट या
चीज़ रिसीव कर रहे हैं बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन, तो हमें अलाउड है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहाँ की अप्लाई होंगी? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल की अप्लाई होंगी रेस्ट्रिक्शन, ये ध्यान रखना है बस। अगला जो सब रूल है वो क्या कहता है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि पूरी तरह से मना है, एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फर्म। ये थे फॉरेन डिग्नेटरीज, देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये फॉरेन डिग्नेटरीज है, मतलब ये गवर्नमेंट के पार्ट हैं। जो फॉरेन डिग्नेटरीज होंगे वो क्या होंगे? वो गवर्नमेंट के पार्ट होंगे, जबकि ये फॉरेन फर्म है, यानी ये बाहर कंट्री के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो इसलिए ये अलग चीज़ बताता है और ये अलग चीज़ बताता है। तो जब आप फॉरेन फर्म से किसी से डील करेंगे तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विच इज़ ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसका कुछ बिजनेस चल रहा है, और इज वन ऑफ विद विच द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज और इज लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग, या वो फर्म ऐसा है जिसके साथ आपकी डीलिंग अभी है, थी, पास में थी, या आगे भी चांसेस है, आपको पता है कि आगे हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में आपको वहां पे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना। कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं क्यों करना? क्योंकि अगर आपकी ऑफिशियल डीलिंग होने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट कर सकता है, जो और एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आपको इम्पार्शियल होकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो आप इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे। उससे आपने गिफ्ट लिया तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि उसको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करें, तो इस वजह से ये मना कर रखा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी फॉरेन फर्म से। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम एनी अदर फर्म, अब ये इनके साथ तो आपकी ऑफिशियल डीलिंग है या होने वाली है, हो सकती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में तो आपको मना कर दिया। लेकिन बोला कि अगर कोई ऐसा दूसरा कोई फर्म है, एनी अदर फर्म, इनके अलावा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है आपकी या आपकी डीलिंग नहीं हो सकती, तो उससे अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? ये लिमिट लगेगी, ये जो लिमिट यहाँ पे दी गई है, क्योंकि ये जनरल केस के अंदर लिमिट बताई गई है, शादी ब्याह या इस तरह की चीज़ें नहीं है वहाँ पे, उसके अंदर बाकी जनरल केस में लिमिट ये बताई गई है, तो इस लिमिट के तहत आप ले सकते हैं, यानी 5,000 तक का गिफ्ट आप किसी दूसरे फर्म से ले सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट इन जनरल आपको ऑलरेडी बताई गई है, तो ये लिमिट जो है ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आपका रूल 13 था। तो आपने क्या देखा? सबसे स्टार्टिंग में बताएगा कि इन जनरल की कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या उसकी फैमिली मेंबर या उसके बिहाफ में भी कोई। फिर हमने देखा कि अगर शादी वादी है और एनिवर्सरी है, फ्यूनरल है, कोई सोशल नॉर्म की वजह से आप एक लिमिट तक, इस लिमिट तक गिफ्ट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी आप इंटीमेशन देंगे, रिपोर्ट करेंगे कि मैंने इतने से ज़्यादा का गिफ्ट लिया है, सॉरी इससे ज़्यादा का रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर इससे बढ़ जाता है तो शादी के केस में। और लेकिन उसके अलावा इन जनरल जो केस में है, उन केस में क्या करना है? आपको परमिशन लेनी है, सैंक्शन लेनी है, प्रीवियस सैंक्शन लेंगे आप, जब आप 5,000 से 2,000 से ज़्यादा का गिफ्ट ले रहे हैं, और ये कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए वो। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप इंडियन डेलीगेशन का पार्ट हैं, तो इंडियन डेलीगेशन के पार्ट होने की वजह से आप क्या करेंगे? क्योंकि फॉरेन डिग्निटी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं और रिसीव उसको रख भी सकते हैं, लेकिन आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन रखी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बताया कि ऐसा कोई फर्म जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग हो सकती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो वहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं लेना। और कोई उसके अलावा कोई ऐसा फर्म बच गया जिसका साथ आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो आपकी जो नॉर्मल लिमिट हमने बता रखी है आप उसको फॉलो करो। ये आपका जो है रूल 13 के 5 पार्ट थे। चलिए जीआईडीज देख लेते हैं इनके ऊपर। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट ऑन ट्रांसफर रिटायरमेंट, तो बोले कि अगर कोई किसी का ट्रांसफर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या फॉलो करेंगे? तो ए फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ ए सब्सटेंशली प्राइवेट और इनफॉर्मल करेक्टर, कोई आप प्राइवेट यानी 2-4 लोग मिलके कोई रिटायरमेंट या ट्रांसफर पे कुछ छोटा मोटा पार्टी कर रहे हैं, मे बी हेल्ड इन ऑनर ऑफ सच ऑफिसर ऑन ईव ऑफ रिटायरमेंट एज परमिटेड अंडर द प्रोवाइजो टू रूल 14 दिस, तो ये चीज़ जो है वो परमिटेड है। ठीक है, तो अगर इनफॉर्मल करेक्टर का है तो मे बी हेल्ड, वो किया जा सकता है। इनफॉर्मल करेक्टर का
सब्सटेंशियली क्या है, वो प्राइवेट है। सब्सटेंशियल मतलब कि मोटे मोटे तौर पर प्राइवेट लोगों के बीच में, यानी आप 4-5 लोग मिलके, आपके ऑफिस के 4-5 लोग मिलके वो काम कर रहे हैं, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल 14, अभी रूल 14 में आपको कराऊंगा, तो उसके अंदर प्रोवाइजो में, यानी प्रोवाइडेड दैट जो लिखा होता है उसके अंदर बता रखा है कि अगर इस छोटा मोटा कोई रिटायरमेंट या किसी के इनफॉर्मल कैरेक्टर किसी ऑनर में कुछ जा रहा है कोई, और रिटायर हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है अलाउड है। तो ये मैं आगे आपको वही बताऊंगा अभी डिटेल में। तो ये उन्होंने अलाउ कर किया है। तो लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि वो प्राइवेट होना चाहिए पूरी तरह से, और ज़्यादातर, और या इनफॉर्मल कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी वो अलाउड रहेगा। A gift of trifling value may be accepted on such occasion. However, it is hardly healthy or desirable to allow the practice of accepting it from the staff. वो कह रहे हैं कि छोटा मोटा कोई गिफ्ट अगर दिया जा रहा है इस ओकेजन पे, ट्रांसफर है, रिटायरमेंट पे, तो वो अलाउड है, लेकिन ये डिज़ायरेबल नहीं है। यानी गवर्नमेंट ये इसको बोल रही है कि हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं कि कोई भी अपने स्टाफ से गिफ्ट को ले या एक्सेप्ट करे। तो ये चीज़ उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप छोटा मोटा कोई गिफ्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कह रही है साथ में कि ये डिज़ायरेबल नहीं है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो एंटरटेनमेंट्स और गिफ्ट ऑन सच ओकेजन शुड बी स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द लिमिट्स परमिटेड अंडर द कंडक्ट रूल। और दूसरी बात ये बताइए कि जब आप गिफ्ट ले रहे हैं, तो गिफ्ट जो है ऊपर जो कंडीशन बताई गई है, क्योंकि ट्रांसफर और रिटायरमेंट ये जनरल कंडीशन है, शादी ब्याह या इस तरह का कोई सोशल नॉर्म तो नहीं है ये, तो ये आपका किस में कवर होगा, इस कैटेगरी में कवर होगा। तो इस कैटेगरी में कवर होने की वजह से ये लिमिट भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस लिमिट के अंदर ही अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो इस लिमिट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और इसी लिमिट के दरमियान या इसी के लिमिट के बीच में होना चाहिए। फैमिलियरिटी अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी कोई कर रहा है आपकी, और वहाँ से कोई फैमिलियरिटी अराइज होती है, फैमिलियरिटी मतलब कि आप जान पहचान हो गई, तो उस तरह के जान पहचान को आपको अवॉइड करना चाहिए, या इस तरह की प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी को आपको नहीं लेना चाहिए। इट इज़ असेंशियल टू अवॉइड द फैमिलियरिटी अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी. When in doubt, an officer should abstain from accepting an invitation, and he should not accept invitation particularly from person who have cases pending before him. तो किसी प्राइवेट पर्सन है, वो आपका आवभगत करना चाहता है, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए। और कहीं अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो उस केस में बोला है कि आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डाउट के केस में तो आपको बोल रहे हैं कि नहीं एक्सेप्ट करो। और ये भी बोला गया कि अगर उस पर्सन का जो आपको हॉस्पिटैलिटी आपका करना चाहता है, आवभगत करना चाहता है, आपकी खातिरदारी करना चाहता है, वो उसका कोई केस आपके पास पेंडिंग है या किसी तरह से कोई डीलिंग है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो स्ट्रिक्ट नो है, उस केस में स्ट्रिक्टली मना है। इवन इफ ए मिनिस्टर एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, इट वुड नॉट बी इनकम्बेंट ऑन द ऑफिशियल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अगर आप जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर ने उस इनविटेशन को उस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन से या उस प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट किया है, तो इससे कतई आपको परमिशन नहीं मिल जाती कि आप भी उसको एक्सेप्ट करें। देखिए, एक मिनिस्टर का दर्जा अलग है, वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल नेचर होता है मिनिस्टर का, लेकिन आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको इम्पार्शियल और आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव वे में काम करना होता है, तो इसलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो इसलिए बोला गया कि अगर मिनिस्टर ये इनविटेशन किसी तरह का एक्सेप्ट कर भी लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी का, तो उससे आपके ऊपर ऐसा कोई फ्रीनेस या इस तरह से कोई जो है आपको परमिशन नहीं मिल जाती कि आप भी एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। अगला जीआईडी क्या कहता है? इन्विटेशंस बाय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और फॉरेन एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑपरेटिंग थ्रू इंडिया। तो आपका एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइंस हो, या कोई फॉरेन ट्रांसपोर्ट कंपनी हो जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हो, तो उनसे क्या है, इन्विटेशन अगर आपके पास आया, आपकी फैमिली मेंबर के लिए आया पार्टिसिपेट करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इन देयर इनॉग्रल फ्लाइट्स, अगर उनकी इनॉग्रल फ्लाइट्स है और आपको मिला कि आप फ्री में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप या आपके फैमिली मेंबर जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उन इन्विटेशन को आप कैसे डील करेंगे? सच इन्विटेशन अमाउंट टू गिफ्ट, ये जो है गिफ्ट की कैटेगरी में आता है। तो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा था, एक्सप्लेनेशन बोला था कि फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था,
तो उस वजह से ये क्योंकि गिफ्ट की कैटेगरी में आता है तो सारी लिमिटेशन जो है ऊपर जो बताई गई है वो सारी इसमें लगेंगी। जो जनरल कैटेगरी वाली लिमिटेशन है वो यहाँ पे लगेगी। ये आपकी जनरल कैटेगरी वाली ये जो लिमिटेशन है और ये भी लिमिटेशन है। यहाँ पे तो अगर इंडिया वाला है, एयर इंडिया वाला और ये और इंडियन फ्लाइट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग में ये, और बाहर कंपनी के लिए क्योंकि वहाँ पे आप फॉरेन के किसी से ले रहे एक तरह से गिफ्ट, तो ये वाला जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल है वो अप्लाई करोगे। ठीक है। इट इज टू बी एंश्योर्ड दैट दीज फेवर डू नॉट प्लेस द गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए पोजीशन वेयर देयर इम्पार्शियल जजमेंट वुड बी अफेक्टेड। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो इम्पार्शियल जजमेंट होता है काम को लेकर, यानी किसी भी काम को डील करने के लिए, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यानी ये फेवर मान लो ऐसा है कि आपने किसी एयर इंडिया का टिकट ले लिया और उससे आपकी ऑफिशियल डीलिंग भी है, तो वो बाद में आपसे फेवर ले लेगा। पहले आपने उससे फेवर ले लिया, फिर वो आपसे फेवर लेगा। तो इम्पार्शियल जजमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो फेवर वो दे रहा है एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या कोई फॉरेन एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो उसका ऐसा नहीं कि भाई तुम मुझे फ़ायदा पहुंचाओ मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाऊंगा, इस नीयत से नहीं होना चाहिए। ये भी आपको इंश्योर करना है। और वुड सीम टू बी अफेक्टेड टू आउटसाइड ऑब्जर्वर। वो इतना ही नहीं करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो करे कि ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए कि ऐसा हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस यानी न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। जैसे कभी कभार जजमेंट जो होता है बहुत सालों बाद आता है, तो उसमें कहते हैं कि जस्टिस नहीं हुआ है, यानी एक्चुअल में हो सकता है जजमेंट आपके फेवर में आ गया हो, लेकिन वो न्याय तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो जजमेंट जो है पेंडिंग रहा। तो उसी ही एक तरह से सिमिलर वे में बताया गया कि आपको इम्पार्शियल जजमेंट देना ही नहीं है। नहीं, सिर्फ इम्पार्शियल जजमेंट देना ही नहीं, मतलब आप ऐसा तो करोगे कि इम्पार्शियल जजमेंट हो, लेकिन वो दिखना भी चाहिए कि आप इम्पार्शियली बिहेव कर रहे हो, किसी तरह से किसी का फेवर कर रहे हो। ये कहीं से भी बिल्कुल भी डाउट किसी आउटसाइडर के माइंड में नहीं आना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली गई है, यानी आपका जजमेंट इम्पार्शियल है, फाइल पे भी हो और साथ के साथ लोगों को लगे ये पर्सन जो है बिल्कुल ही इम्पार्शियल होके ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो इसीलिए बताया गया कि इस तरह के इन्विटेशन को आप क्या है गिफ्ट की कैटेगरी में माना जा रहा है और जनरली अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए बोला गया जब भी आप परमिशन दे रहे हो या परमिशन को रोक रहे हो। तो जब भी आप किसी ने आपसे परमिशन मांगी, परमिशन क्यों मांगनी पड़ेगी? जब ये इससे एक्सीड कर जाएगा। अब वो आप जो बेनिफिट ले रहे हो उस कंपनी से, एयरलाइन कंपनी से या एयरलाइन से, वो इससे लिमिट से ज़्यादा चलेगा तो फिर सैंक्शन लेनी पड़ेगी, और सैंक्शन लेनी पड़ेगी तो आप जाएंगे अथॉरिटी के पास। तो अथॉरिटी जब भी इस तरह का आपको सैंक्शन दे यानी परमिशन दे, ग्रांट करे या परमिशन को रोक ले, दोनों ही केस में वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शुड बी कंसल्टेड। तो सिविल एविएशन को कंसल्ट करना ज़रूरी है, ये बताया गया है। तो ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो पहला हो गया गिफ्ट की कैटेगरी में आएगा इस तरीके का इनविटेशन भी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इम्पार्शली बिहेव करो, और ये लगना भी चाहिए कि आप इम्पार्शली आपने बिहेव किया है अपने काम को लेकर। और सिविल एविएशन को कंसल्ट करना है इस तरह के मैटर में, ये भी बताया गया। उसके आधार है कि किस तरह के गिफ्ट को कौन सा रूल जो है रेगुलेट करेगा या किस रूल के तहत उसको देखना पड़ेगा। तो रिसिप्ट ऑफ present by government servant at the time of their marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles otherwise than as consideration for marriage from relative and personal friends। तो हमने देखा था कि ऊपर मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट्स हैं उनकी कैटेगरी तो बता रखी थी। तो अब ये बता रहे कि अगर मैरिज के टाइम में इस तरह की चीज़ें मिलती है, कैश में मिल गया, ऑर्नामेंट मिल गया, क्लोथ मिल गया, लेकिन क्या ये अदरवाइज देन द कंसिडरेशन फॉर मैरिज। तो मैरिज के टाइम पे तो आपको मिल रहा है रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड से, लेकिन वो मैरिज का कंसिडरेशन नहीं है। मैरिज का कंसिडरेशन मतलब कि जैसे दो लोगों की शादी हो रही है तो वो आपस में एक दूसरे को जो दे रहे हैं वो मैरिज की वजह से दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त दे रहा है, फ्रेंड दे रहा है, और वो मैरिज से रिलेटेड किसी तरह से नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या है आपको देखना पड़ेगा कि इन कैटेगरीज को फॉलो करे।
13 का 2 और 13 का 3। 13 का 2 क्या था, जहाँ पे मैरिज और इससे रिलेटेड था। तो जो जो आर्टिकल्स आप मैरिज में ले रहे हैं वो तो आपका मैरिज से काउंट होगा, आपके ऊपर लगेगा। लेकिन जो आपके फ्रेंड और ये सब दे रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड अगर वो नहीं है, जैसे कभी अगर शादी होगी, शादी के कुछ दिनों बाद कोई आपको गिफ्ट दे रहा है और वो मैरिज के कनेक्टेड नहीं है, एनिवर्सरी वगैरह है या कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन वो मैरिज से कनेक्टेड नहीं है, तो जहाँ पे इस तरह की बात होगी तो वहाँ पे आपका 13 का 3 लगेगा, जो जनरल कैटेगरी है, जहाँ पे 5,000 और 2,000 की लिमिट है। अदरवाइज आपका मैरिज में कोई चीज़ दिया जा रहा है तो 13 का 2 लगेगा, जहाँ पे आपका 25,000, 15,000 और 7,500 दिया गया था इसको। उसके बाद रिसीट ऑफ फ्रेंड, सॉरी, रिसीट ऑफ अबव प्रेजेंट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन द रिलेटिव और पर्सन फ्रेंड। तो जब आपका जो गिफ्ट दे रहा है वो कौन है, पर्सन अदर देन रिलेटिव और पर्सन फ्रेंड, आपका रिलेटिव भी नहीं है और आपका पर्सनल फ्रेंड भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो जनरल रूल है वो लगेगा और बाकी चीज़ों को आप ध्यान में देंगे। रूल 13 का 4 जनरल वाला, 5,000 और 2,000। परचेज ऑफ आइटम्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम गिविंग प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो कोई आप क्या कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से कोई आइटम खरीदे, परचेजेस ऑफ आइटम ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई आइटम खरीद रहे हैं, मतलब जैसे बाइक होगी या इस तरह की चीज़ होगी जो मूवेबल है, फॉर गिविंग प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, और वो मैरिज के टाइम में दे रहे हैं। तो जो 18 का 3 है, 18 में आपका इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बता रखा है, तो वहाँ पे दे रखा है, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो उससे गवर्न हो रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ पैसेज एंड हॉस्पिटैलिटी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स। तो फॉरेन के ऐसे फर्म जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो क्या कर रहे हैं, आपको फ्री पैसेज या हॉस्पिटैलिटी देना चाह रहे हैं। फ्री पैसेज क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे पैसेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसेज जो होता है वो उसके लिए कुछ फीस पे करनी होती है। तो अगर वहाँ पे फ्री पैसेज या हॉस्पिटैलिटी आपको फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म दे रहे हैं आपको, तो वो क्या है, परमिसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरेन फर्म्स जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आपके ऑफिशियल डीलिंग है उनके साथ क्लियरली मना कर रखा है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ट्रेनिंग करने के पर्पज से गए हैं और ट्रेनिंग का पार्ट है, और वो जो ट्रेनिंग का पैसा है वहाँ की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट पे करने की, तो उस केस में वो अलाउड है। तो ये देख लेते हैं एक बारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट ऑफिसर शुड नेदर एक्सेप्ट नॉर बी परमिटेड टू एक्सेप्ट ऑफर्स of the cost of passage to foreign countries and hospitality by way of free board and lodging there। तो फ्री खाना रहना ये जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है, अगर ये कॉस्ट ऑफ पैसेज जो है वहाँ की फॉरेन कंट्री दे रही है, इफ सच ऑफर्स आर मेड बाय फॉरेन फर्म्स कॉन्ट्रैक्टेड विद द गवर्नमेंट। और ये फॉरेन फर्म्स कौन सी है, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी उनके साथ उनका कोई एग्रीमेंट वगैरह है, कोई ऐसा है जिसके अंदर वो एक दूसरे से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मतलब यहाँ पे बिजनेस डीलिंग का है। आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो चाहे वो खुद कर रहे हो, फॉरेन कंपनी जो है, फर्म जो है वो खुद कर रही हो, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया के अंदर हो तो वो भी कर रहा हो, तो दोनों ही केस के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से मना है। ओनली एग्जाम्पशन, तो एग्जाम्पशन मैंने बता दिया कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए हैं और वहाँ की जो फॉरेन फर्म ने आपका सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन वो सारा पैसा कौन देगा वहाँ पे, फॉरेन गवर्नमेंट पैसा देगा उसका, यानी फॉरेन फर्म का यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक अरेंजमेंट कंपनी है, वो उसने आपकी ट्रेनिंग का अरेंज किया है, सारा पैसा वहाँ की गवर्नमेंट देगी, बाहर की गवर्नमेंट। तो उस केस में ये एग्जाम्पशन है, वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो परमिटेड है। तो कई लोग बाहर डेपुटेशन पे जाते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में, तो वो उन केसेस में जो है अलाउ कर रखा है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग एक्सेट्रा। अगर आपकी जैसे मैरिज वगैरह हो रही है और उसके अंदर सबॉर्डिनेट आपको गिफ्ट देता है, तो उस केस में क्या बता रखा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग नो सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स इफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन द रूल्स आर नॉट एक्सीडेड। तो क्योंकि ऊपर एक रूल बना रखा है आपका कि मैरिज के टाइम पे अगर फैमिली मेम्बर्स हैं वो गिफ्ट देंगे तो कैसे कैसे ले सकते हैं, और उनके अलावा नियर फैमिली फ्रेंड और जो फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स हैं उनसे अलग बता रखा है, और जनरल केसेस में अलग से रूल बता रखा है। तो लिमिट आपकी
स्पेसिफाई की हुई ऊपर कि क्या क्या करना है आपको। तो टेक्निकली तो मना नहीं है कि आप नहीं ले सकते, ये बताया। नो सैंक्शन इज नेसेसरी, नो सैंक्शन कब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप विद इन लिमिट है तो सैंक्शन की जरूरत नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर इट डज नॉट सीम प्रॉपर, लेकिन ये सही नहीं लगता ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर टू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, तो अपने सबऑर्डिनेट से गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, लेकिन क्या है, ये प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है। तो प्रॉपर नहीं का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। एज सच एक्शन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रूल 13 का 3 एंड 13 का 1। तो ये क्या है, जो ऊपर रूल बताया गया था उस रूल को एक तरीके से उसकी स्पिरिट को, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वायलेट करता है, उसके खिलाफ है, इस वजह से मना किया है। तो टेक्निकली आप जो आपके सबऑर्डिनेट से अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो विद इन लिमिट्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बोल रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉपर या उचित नहीं लगता है। आर्म्स एंड एमुनिशंस इन प्रोहिबिटेड कैटेगरी, तो कभी कभार वो कह रहे हैं कि अगर फॉरेन डिग्निटरीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपको क्या कर सकते हैं, कोई आर्म यानी कोई हथियार भी गिफ्ट कर सकते हैं जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में है, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। और आप पोलाइटली उसके अंदर कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। और जनरली इस तरह के जो आर्म्स या एम्यूनिशन होते हैं ये इंपोर्ट करना भी बाहर कंट्री से ये मना होता है। तो कंसर्न ऑफिसर में पोलाइटली डिक्लाइन, आप आराम से यानी पोलाइटली मना कर सकते हैं कि नहीं, ये इस तरह की चीज़ें है वो हमारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं पोलाइटली। एक्सेप्टेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ बुक्स क्लब रन बाय फॉरेन एजेंसी, अगर फॉरेन एजेंसी कोई बुक क्लब चला रहा है वहाँ पे मेंबरशिप का एक्सेप्टेंस के बारे में क्या रूल है वो, यानी इंस्ट्रक्शन है, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन, आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए इन जनरल फॉरेन एजेंसी आप कोई से भी काम करेंगे तो उसमें आपको प्रायर परमिशन चाहिए होती है इन जनरल। बाकी जहाँ पे अलग अलग कुछ चीज़ें बता रखी स्पेशली तौर पर, तो उसको छोड़ देते हैं। बिफोर ही बिकम्स ए मेंबर ऑफ सच ए बुक क्लब, तो किसी भी बुक क्लब जहाँ पे फॉरेन एजेंसी जिसको हैंडल कर रही है, चला रही है, तो उसके अंदर आपको प्रायर परमिशन चाहिए। इफ मेंबरशिप ऑफ द फॉरेन बुक क्लब एंटाइटल द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिसीव बुक्स एज गिफ्ट, अगर उस बुक क्लब की मेंबर होने की वजह से आपको कुछ बुक्स वगैरह आप गिफ्ट के तौर पर मिल सकता है, तो वो आपको फिर गिफ्ट के जो भी लिमिट्स हैं उसके तहत होना चाहिए। और अगर उस लिमिट को एक्सीड करता है तो आप या तो वहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड प्राइज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स एंड रोटरी क्लब्स, तो प्राइवेट फर्म या कोई रोटरी क्लब है, कोई रोटरी क्लब यानी एक तरह से जैसे मिल के कोई क्लब बना लेते हैं, वो आपस में कुछ फन के लिए काम वाम करते रहते हैं या कुछ किसी की हेल्प भी करते रहते हैं सोशल कॉज में, उन सब चीज़ों के लिए भी ये बोल रहे हैं कि अगर वो आपको कोई अवार्ड या प्राइज़ देना चाहता है तो नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है। क्यों परमिटेड नहीं है, ये हम रूल 14 में भी देखेंगे। वहाँ पे बता रखा है कि आपके ऑनर में अगर कोई इस तरीके का कोई आपको अवार्ड देना चाहता है, आपका कुछ सम्मान करना चाहता है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करवानी है, तो इसीलिए ये नॉट परमिटेड है। आस्किंग फॉर एक्सेप्टिंग टिप्स और बख्शीश, कई लोग जैसे पोस्टमैन होता है या कोई दोस्त इस तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, टिप मांगते हैं या बख्शीश मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें परमिटेड नहीं है। तो ये बोला गया है कि टिप और ये सब चीज़ें क्या है, डेरोगेटरी टू देयर पोजीशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक तरीके से उनकी पोजीशन के लिए डेरोगेटरी है, यानी अनवांछनीय है, यानी वो उनको शोभा नहीं देता इस तरह का काम करना कि टिप मांगे या बख्शीश मांगे। एडवर्सली अफेक्ट द रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को भी एक तरह से खराब करता है, उस पर एक धब्बा लग जाता है। तो इसलिए ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए उनको इस तरह की चीज़ों का डिमांड नहीं करना चाहिए। बट ऑल्सो टू रिफ्यूज इवन इफ दे आर वॉलेंट्री ऑफर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पब्लिक, और अगर पब्लिक में उस पब्लिक यानी उन्हें वॉलेंट्री यानी खुद अपनी इच्छा से भी देना चाहते हैं टिप या बख्शीश, तो उन्हें मना कर देना चाहिए, यही बताया। और अगर कोई टिप या बख्शीश मांगता है या एक्सेप्ट करता है तो उसको रूल 3 का वॉलेशन माना जाएगा, यानी अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। और साथ के साथ वो जो गिफ्ट का क्लॉज है यानी गिफ्ट की जो लिमिट्स है वो तो अप्लाई होंगी ही होंगी।
ठीक है, तो ये आपका रूल 13 था। 13A देख लेते हैं। 13A जो है वो डॉरी के ऊपर है, छोटा सा रूल है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं, और इनफैक्ट अभी तक तो पिछले 7 एग्जाम्स में तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, जनरल बात बता रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, डॉरी ना लेगा ना देगा। गिव और टेक अबैट द गिविंग और टेकिंग डॉरी। डिमांड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ना ही डिमांड करेगा, ना ही देना है ना लेना है ना डिमांड करना है। फ्रॉम पेरेंट और गार्डियन ऑफ द ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ना ही लड़की वालों से लेना है ना लड़के वालों से लेना है, दोनों को ही मना है। एज केस में भी एनी डाउरी, तो दोनों ही केस में, जैसे ना लेना है ना देना है ना अबैट करना है, यानी ना ही मदद करनी है इस तरह के काम में, तो ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से मना है। गिव टेक अबैट, गिव देना, टेक लेना, अबैट उस तरह के काम में मदद करना। और डिमांड करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी से भी, या चाहे लड़की का फादर हो या लड़के का फादर या उसका गार्जियन हो, और किसी भी तरह की डॉरी जो है वो मना कर रखी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, इस रूल के लिए डॉरी हैज द मीनिंग ऑफ, डॉरी का वो मीनिंग है जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो वहां से इसका मीनिंग लिया गया है। तो एक बारी मैं यहाँ पे आपको प्रोविजन डॉरी क्या चीज को बोलता है वो भी देख लेते हैं। डॉरी मीन्स, तो इस डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डॉरी को क्या डिफाइन किया गया है, डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या ऐसी सिक्योरिटी जिसकी कुछ, कोई इसका कुछ मीनिंग हो। सिक्योरिटी क्या होता है कि मान लो आपको कोई आ, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल है, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक लेटर टाइप का बना होता है, उसके अंदर लिखा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होगा उसको इतने पैसे जो है बैंकर देगा, बैंक देगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी वो किसी बैंक में जाके उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को देके उतना पैसा ले सकता है जो उसमें लिखा हुआ है। अगर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे भी या ऊपर नीचे कहीं पे भी उसने एंडोर्स कर दिया और लिख दिया, अपना नाम लिख दिया और बोल दिया कि भाई ये जो बिल जिसके पास होगा, और किसी को ट्रांसफर कर दिया, दे दिया उसको, तो ये चीज भी, इस चीज को भी उन्होंने क्या बोला, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब किसी तरह से भी जिस चीज को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और चीज़ है, किसी भी चीज़ को जो है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स ए डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट्स टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। तो वो देने से क्या हुआ, उसके अंदर एंडोर्स करने से उसको क्या हुआ, एक लीगल राइट क्रिएट हो गया दूसरे पर्सन के पास। यानी लीगल राइट क्या है कि वो जाके बैंक के अंदर उसको देगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उसके एवज में या उसके बदले में पैसा ले लेगा। तो एक लीगल राइट क्रिएट हो गया। तो इस तरह की चीज़ को भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोला गया है। यानी आप जो जनरल चीज़ें बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, यानी चीज़ें हैं, कोई पैसा हो गया और कोई सामान हो गया, ये सब चीज़ें तो काउंट हो ही है, जनरल बातें तो वो कर ही रहा है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है वो भी डाउरी में आएगी। यानी कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल इमूवेबल, बाइक स्कूटर कार गाड़ी, गहने, शेयर, ये सब चीज़ें तो है ही है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। उसके अलावा मैंने जो एग्जांपल बताया कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट किसी का क्रिएट हो रहा है, किसी को कोई ऐसा राइट मिल जाता है जिससे उसको फायदा हो, तो वो भी डाउरी की डेफिनेशन में आएगा। और ये क्या है, एग्री टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपस में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देने की कोई भी बात हो सकती है, चाहे डायरेक्टली दे रहा हो चाहे इनडायरेक्टली दे रहा हो। वन पार्टी ऑफ मैरिज टू द अदर पार्टी, और एक मैरिज का पार्टी यानी लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी एक दूसरे को दे रहे हैं। बाय पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू मैरिज, और तो इस तरह का कोई भी आपस में दे रहा है, तो ये सारा जो है आपका डॉरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और ये भी बताया गया कि आप ये तो मैरिज के टाइम पे दो, पहले दो, बाद में दो, कभी भी दो, लेकिन वो मैरिज के कनेक्शन में होना चाहिए। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो ये डॉवर और मेहर दिया जाता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब निकाह होता है तो वहाँ पे डॉवर या मेहर जो है लड़की को दिया जाता है, तो वो उसको डॉवरी की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा ये छोटा सा था, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल के हम डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 13A कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास, अच्छा, इसका एक छोटा सा GID है, वो देख लेते हैं। अब ये बताया गया कि अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का कोई वॉयलेशन होता है, यानी आपने
डाउरी प्रोविजन एक्ट का कोई वायलेशन किया तो जो कोर्ट में आपको सज़ा मिलेगी वो तो अलग है ही है, उसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ इंस्टीट्यूट की जा सकती है, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाती है। तो ये अलग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का चलेगा और वहाँ अलग चलेगा, दोनों ही जो है आपको अलग अलग पेनल्टी मिलेगी। तो ये बता रखा है, एनी वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 विल कॉन्स्टिट्यूट ए गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर इंस्टीट्यूटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो डॉरी प्रोविजन एक्ट का आपने कोई वायलेशन किया तो वही एक अपने आप में बहुत अच्छा और सफिशिएंट रीजन है, और जिसकी वजह से आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जा सकती है। इन एडिशन टू सच लीगल एक्शन, और ये किसके साथ साथ होगा, यानी जो लीगल एक्शन आपके खिलाफ होना है वो तो होगा ही होगा, ये उसके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ की जाएगी। ठीक है, और प्रोविजन जो प्रोविजंस हैं वो एक्ट के लगेंगे और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में सीसी रूल लगेगा। डाउरी डेथ इज ए ग्रेव मिसकंडक्ट, अगर किसी भी केस के अंदर कोई डाउरी डेथ हो जाती है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा यानी ग्रेव मिसकंडक्ट है, और ग्रेव मिसकंडक्ट में जनरली मेजर पेनल्टी लगेगी, और उस केस में क्या होगा, ज़्यादातर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अट्रैक्ट्स मेजर पेनल्टी और इट इज़ ए सीरियस ऑफेंस। तो ये आपका जीआईडी था रूल 13A यानी डॉरी के ऊपर। अब हम बात करते हैं रूल 14 की। रूल 14 छोटा सा है और इसको ख़त्म करके फिर हम इसके ऊपर जो है असाइनमेंट को देखेंगे। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक उसको गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन या सैंक्शन नहीं मिला हुआ तब तक वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? रिसीव एनी कॉम्प्लीमेंट्री वैलिडिक्टरी एड्रेस और एक्सेप्ट एनी टेस्टिमोनियल और अटेंड एनी मीटिंग और एंटरटेनमेंट हेल्ड इन हिज ऑनर और इन ऑनर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ना ही अपने सम्मान में ना ही किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के सम्मान में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री, कोई भी उसको उसकी ऑनर में कोई बात कही जा रही है, उसके फेयरवेल के टाइम पे वैलिडिटी एड्रेस मतलब उसके फेयरवेल के टाइम पे कोई इस तरह का समारोह किया जा रहा है, कोई ट्रिब्यूट उसको दिया जा रहा है, या कोई मीटिंग या कोई एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम भी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर उसके सम्मान में या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के सम्मान में भी की जा रही है तो वो बिना परमिशन के, प्रीवियस सैंक्शन के, गवर्नमेंट के नहीं की जा सकती है। ये आपका जनरल रूल है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई। तो लेकिन इस रूल के अंदर जो बातें बताई गई है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा उसके बारे में बताया गया है। तो यानी क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे इन केसेस में जो नीचे बताए गए हैं वहाँ पे नो प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड। तो इन जनरल तो आप इस तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं जो आपके सम्मान में कोई रखना चाहता है, कॉम्प्लीमेंट्री वैलिडिक्टरी या समारोह कोई रख रहा है, कोई मीटिंग रख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट रख रहा है, या आपको कोई अवार्ड दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए तो आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। लेकिन ये जो नीचे दो कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे आपको प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए, यानी ऊपर वाली बात जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो वो कौन से? ए फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ सब्सटेंशियली प्राइवेट एंड इनफॉर्मल करेक्टर। तो हमने अभी पीछे जीआईडी में बात किया था कि फेयरवेल के टाइम पे अगर वो सब्सटेंशियली प्राइवेट है, इनफॉर्मल करेक्टर का है, तो ये अलाउड है। ट्रांसफर या रिटायरमेंट के टाइम पे हमने अभी बात की थी। हेल्ड इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के हो या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में हो तो वो अटेंड कर सकता है उसको। ऑन ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट, ट्रांसफर, एनी अदर पर्सन हु हैज रिसेंटली क्विट द सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट, या जैसे सर्विस छोड़ी भी है, रिटायरमेंट का मतलब वो पर्पस वही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या किसी ने रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें, सर्विस छोड़ दी हो, वो सारी बातें कर रहे हैं कि इस तरह की जनरल जितने भी सर्कमस्टांसेस है ट्रांसफर पोस्टिंग के या गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ने के, वो उन सब में अगर वो प्राइवेट है और इनफॉर्मल करेक्टर का है तो वहाँ पे आप फेयरवेल इंटरटेनमेंट ये आप कर सकते हो बिना किसी प्रीवियस परमिशन के। द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स, तो वो होना कैसा चाहिए? सिंपल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा खर्चीला नहीं होना चाहिए, इस तरह का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशन, तो पब्लिक बॉडीज यानी आम जनता ने या लोगों ने आपका अरेंज किया है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है,
खर्चीला नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रखे, तो उस केस में आपको ये बोला है कि आप बिना परमिशन के भी ये काम कर सकते हो। इसमें एक नोट बताया गया है, एक्सरसाइज ऑफ प्रेशर और इन्फ्लुएंस। अगर इस तरह के काम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को एक तरह से लालच दे रहे हैं या उसको उसके प्रेशर डाल रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो इन कामों के लिए, ये जो फेयरवेल है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइब मतलब पैसा इकट्ठा कर रहा है या पैसा दे रहा है आपको, तो ये पूरी तरह से मना है। इस फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब पूरी तरह से मना है, आपको परमिशन की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर लेकिन एक बात बताए कि पर्टिकुलरली तब जब वो क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए ये फेयरवेल नहीं किया रहा है, तो उस केस में आपको क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉय से पैसा बिल्कुल ही इकट्ठा नहीं करना है। तो एक बार पढ़ लेते क्या कहते हैं, एक्सरसाइज ऑफ प्रेशर और इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू इंड्यूस हिम टू सब्सक्राइब टुवर्ड एनी फेयरवेल एंटरटेनमेंट। तो अगर कि किसी फेयरवेल एंटरटेनमेंट को करने के लिए आप किसी को प्रेशर डाल के उसको इन्फ्लुएंस करके उससे आप बोलते हो कि आप पैसा इकट्ठा करो इस फेयरवेल के लिए, तो इस यह पैसा दो, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। If it is of substantially private or informal character and the collection of subscription from class 4 or 3 employee under any circumstances for entertainment of any government servant not belonging to government class 3 and 4 is forbidden। तो क्लास 3 और 4 एम्प्लॉयज तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ही बना है, जब तक कि वो फेयरवेल उसी कैटेगरी के यानी क्लास 3 और 4 एम्प्लॉय के लिए ना हो। तो क्लास 4 एम्प्लॉय तो अब खत्म हो चुके हैं, तो क्लास 3 एम्प्लॉय है, यानी क्लास 3 एम्प्लॉय से आप सब्सक्रिप्शन तब ले सकते हैं जब क्लास 3 एम्प्लॉय का ही आपका क्या हो रहा हो, फेयरवेल हो रहा हो, और आप अपना प्राइवेट और इनफॉर्मल कैरेक्टर का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। लेकिन प्रेशर और इन्फ्लुएंस यूज करके तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद जीआईडीज देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू डिक्लेयर बिल्डिंग एक्सेट्रा ओपन टू ले फाउंडेशन ऑफ स्टोन्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको इन्विटेशन दिया गया कि किसी बिल्डिंग को या कहीं पे फाउंडेशन ले, जो स्टोन फाउंडेशन ले करना है, यानी इसे ना नींव रखने के लिए वहाँ पे बुलाया जा रहा है नई बिल्डिंग के लिए, या किसी रोड ब्रिज इन सब की फाउंडेशन रखनी है, उनका इनाग्रेशन है, इस तरह की चीज़ें, या हॉस्पिटल स्कूल या कॉलेज आपके नाम पे रखा जा रहा है, उस कैटेगरी में आप क्या करेंगे अगर इस तरह की इनविटेशन आती है। आप अगर आपका सम्मान किया जा रहा है, आपसे स्टोन फाउंडेशन रखवाया जा रहा है, यानी आपसे नींव रखवाई जा रही है, आपके नाम पे कोई बिल्डिंग या हॉस्पिटल या कॉलेज रखा जा रहा है, उस केस में आपके लिए इनविटेशन आता है, आप क्या करेंगे। इट वुड बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रूल 14। तो ये इस रूल जो हम जिसकी हमने बात की, इसके स्पिरिट के अगेंस्ट है, यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट एंड इनकंसिस्टेंट, और ये उचित नहीं है, और ये हमारा जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है। विद द रोल ऑफ डिटैच इम्पार्शलिटी, तो जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को इम्पार्शल होकर काम करना पड़ता है, तो जब आप इस तरीके से इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम पे ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, और ये एक तरह से गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट मे हैव टू पार्टिसिपेट इन सच फंक्शन विच हैव ए कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस स्पेशली इन रिमोट एरिया। वो कह रहे हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कल्चरल या सोशल सिग्निफिकेंस का कोई प्रोग्राम अटेंड करना पड़ रहा है, कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा है रिमोट एरिया के अंदर, उस केस में क्या करेगा वो, दे शुड एज फार एज पॉसिबल रिफ्रेन। तो जहां तक हो सके आप इस तरह के कामों से बचें। इन केस ऑफ एनी डाउट, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, दे वुड टेक प्रायर परमिशन ऑफ देयर सुपीरियर ऑफिसर। तो उस केस में आप पहले से ही परमिशन लेके ये काम करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, पहले तो बचो इस तरह के कामों से, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि हो सकता है कि मुझे अलाउ किया जाए। क्यों अलाउ किया जाए, क्योंकि उसका नेचर फंक्शन का इस तरीके से कि आपको लगता है कि ये मुझे गवर्नमेंट या मेरे सुपीरियर ऑफिसर अलाउ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप प्रायर परमिशन लेके जाइए। गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम अटेंडिंग सच सेरेमनीज। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को मना नहीं कर रहे कि इस तरह की सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकते वो,
लेकिन वो क्या होना चाहिए, प्योरली नॉन पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए। अगर ये इस तरीके का फंक्शन जो कल्चरल या सोशल सिग्निफिकेंस का है, रिमोट एरिया में है और बिल्कुल ही पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है और कल्चरल इंस्टीट्यूशन ही है, तो वहाँ पे आपको बोला है कि आप अटेंड कर सकते हो। देर इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन इन देयर स्पीकिंग, और आप वहाँ पे कुछ बोल भी सकते हो, लेकिन वही बात है कि वो पूरी तरह से कल्चरल होना चाहिए और नॉन पॉलिटिकल फंक्शन होना चाहिए। तो ये बोला है कि इन जनरल तो आपको बचना है या इस ऐसी कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस के फंक्शन से जो रिमोट एरिया में हो रहा है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे आप अटेंड भी कर सकते हो और वहाँ पे कुछ अपनी बात बोलनी है तो वो बात भी बोल सकते हो। 3 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई अवार्ड देना चाहता है आपको, शुड नॉट हैव मॉनेटरी कंपोनेंट। तो अगर कोई अवार्ड देना चाहता है तो पहले वही बात है कि आपको रिफ्रेन करना है, बचना है इससे। लेकिन अगर आप अवार्ड को लेना भी चाहते हैं तो पहली बात तो उसके अंदर मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज डन एनी आउटस्टैंडिंग वर्क, देयर आर वेरियस मेथड ओपन टू गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट के पास बहुत से साधन है, बहुत सारे मेथड हैं जिससे वो आपका सम्मान कर सकती है, आपके मेरिट को और आपके सर्विस को रिकॉग्नाइज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास अपने आप ही बहुत सारे जो इस तरह के मेथड है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों लेना, ये गवर्नमेंट कहती है। इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर हिम टू एक्सेप्ट एन अवार्ड फ्रॉम प्राइवेट बॉडी। तो प्राइवेट बॉडी से इस तरीके का अवार्ड लेना वो अपने आप में उचित नहीं है। ए सिविल सर्वेंट शुड नॉट स्ट्राइव टू सीक पब्लिसिटी और पब्लिक रिकॉग्निशन। वो कह रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट को पब्लिसिटी या पब्लिक रिकॉग्निशन यानी आम जनता से इस तरह का रिकॉग्निशन या सम्मान या अवार्ड लेने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। एंड हिज जॉब इज एक्ट इन फेयर मैनर। तो क्योंकि उसको इम्पार्शियल और फेयर मैनर में काम करना होता है, इस वजह से उसके काम पे इफेक्ट पड़ सकता है और इसीलिए उसे पब्लिक रिकॉग्निशन पे नहीं जाना चाहिए। In general, awards should sought to be given by private body and institutes to government servants need not be encouraged। तो ये इस तरह की चीज़ों को encourage करने के लिए मना किया गया है, आपको encourage नहीं करना और इस तरह से प्राइवेट बॉडी से नहीं लेना। और अगर उसके अंदर मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ कर सकती है। द मेन क्राइटेरिया विच मे बी फॉलोड। तो मेन क्राइटेरिया वही फॉलो करना है कि इस तरह के अवार्ड के अंदर मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, उसे केस टू केस बेसिस पे परमिशन देगी देखते हुए। सिंस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी, तो जब भी इस तरह का डिसीजन लेना है कि परमिशन देनी या नहीं देनी है तो वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी अलाउड। तो अलाउड नहीं किया जाना चाहिए जहां पे मॉनेटरी बेनिफिट हो। अगर प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशन कोई भी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट बॉडी है, अगर उसके अंदर अवार्ड के अंदर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, मना है, ये बता रखा है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। इंटरनेशनल कोई अवार्ड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं करना, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बता रखी है। तो जब पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बात की थी अभी कि फॉरेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, फॉरेन बॉडी हो, कोई फॉरेन फर्म हो, तो वहाँ पे जनरली आपको परमिशन लेनी होती है। तो जब आप परमिशन लेंगे तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये यहाँ पे बता रखा है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट सर्वेंट को बचना चाहिए पब्लिसिटी से, चाहे वो यहाँ पे हो, इंडिया में हो या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो। तो इस तरह की चीज़ों से उसे बचना है, ये बता रखा है। स्पेसिफिक प्रायर परमिशन, उसके बाद उसको प्रायर परमिशन भी चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। उसके बाद ग्रांट ऑफ परमिशन शैल बी कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली इन केस ऑफ प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस अवार्ड फ्रॉम। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी भी है तो वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केस में ही ले सकते हैं। वो कौन सा है, जब जो अवार्ड यानी आपको ऑनर दिया जा रहा है वो फॉरेन के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, यानी दूसरी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वहाँ के भी किसी गवर्नमेंट ऑफ उस कंट्री के गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट फर्म या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, तो उस केस में जो है आपको परमिशन मिल सकती है।
इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉडीज हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, इस तरह की कोई बॉडी हो। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, या उस कंट्री के अंदर कोई यूनिवर्सिटी हो और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, तो उसके लिए आपको परमिशन मिल सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। द रिक्वेस्ट मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर परमिशन फॉर एक्सेप्टेंस और अवार्ड शैल बी एग्जामिन्ड, तो ये एग्जामिन किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री द्वारा, यानी जिस मिनिस्ट्री में वो काम करते हैं वो वहाँ की मिनिस्ट्री एग्जामिन करेगी, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर वो रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद परमिशन देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करेंगे। द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑन डेपुटेशन, देखिए कोई भी बाहर किसी कंट्री में जाना होता है, डेपुटेशन पे जाओ या ट्रेनिंग पे जाओ या किसी भी तरीके से आप किसी बाहर कंट्री में जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है डेपुटेशन के या डेलीगेशन के बाहर जाने के, और ऑन द नीड फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस, तो उस केस में आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस भी लेना होता है, FCRA क्लियरेंस भी लेना पड़ता है, यानी वहाँ से आप कोई सामान लेंगे या कोई चीज़ लेंगे तो उसके लिए चाहिए। और बाकी जैसे आपको वहाँ के डॉलर या पाउंड या करेंसी में भी कुछ डील करना पड़ता है तो उसके लिए भी चाहिए होता है, तो ये सारी क्लियरेंस आपको लेनी पड़ेगी। अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर, और मिनिस्टर का या स्क्रीनिंग कमेटी भी होती है, उसका सारा अप्रूवल लेना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो इस तरह की चीज़ों को भी डील करता है। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि आप बाहर जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या पॉलिटिकल क्लियरेंस या इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जाना होता है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, या जो परमिशन दी जाएगी वो भी इन बातों का ध्यान में रख के दी जाएगी। अवार्ड्स हैविंग मॉनेटरी कंपोनेंट विल बी डिस्करेज्ड, तो जहाँ पे अवार्ड के अंदर मॉनेटरी कंपोनेंट आ जाता है तो उसको तो पहले बोला कि इसको डिस्करेज करो। अवार्ड टेस्टिमोनियल इन एकेडमिक लिटरेरी साइंटिफिक फील्ड वुड बी लिबरली परमिटेड, लेकिन अगर आपको अवार्ड जो मिल रहा है वो एकेडमिक के लिए मिल रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड, आपने कुछ डिग्री की है, या लिटरेरी, आप लिटरेचर में कुछ नॉवल और इस तरह की जो भी, यानी आपका जनरल लिटरेचर से रिलेटेड है, कोई साइंटिफिक फील्ड में कोई काम किया है, तो वहाँ पे बोला कि आप लिबरली परमिटेड, यानी आप लिबरली जो है उनको परमिशन दे दो, यानी उसके अंदर ज़्यादा जो है आप मना करने के स्कोप को कम रखो, यानी मना ना करो, इस तरह लिबरल बना दिया कि आप लिबरली आप परमिशन दे सकते हो। इफ़ द अवार्ड इज अकम्पनीड बाय गिफ्ट और प्रेजेंट, लेकिन अगर अवार्ड के साथ कोई गिफ्ट या प्रेजेंट आता है तो फिर उस केस में जो भी ऊपर हमने रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, ऊपर जो भी रूल्स पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन पढ़े थे, उन सब चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा और उसके तहत ही वो गिफ्ट या प्रेजेंट लिया जा सकता है। तो ये हमारा रूल 12 से लेकर रूल 14 तक आज हमने डिस्कस किया। अब हम आंसर की देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट सेशन में क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर की क्या हुए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन 39 से लेकर 42 तक ही आपसे पूछा गया था, तो उसके अंदर 39 का आंसर डी है, 40 का आंसर ए है, 41 का ए है और 42 का भी आंसर ए है। तो ये आपका उन 4 क्वेश्चंस का आंसर है। अब असाइनमेंट देख लेते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं जनरली मैं जो आपको ये बताता हूँ असाइनमेंट के लिए, ये ऑल सारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या आंसर होगा, तो इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो एग्जाम के लिए हो चुकी है। तो रूल 12 के ऊपर जो क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। अंडर द रूल 12 ऑफ सीसीएस कंडक्ट टू 1964, नो गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन और एसोसिएट हिमसेल्फ विद द रेजिंग ऑफ फंड एक्सेप्ट फॉर कलेक्शन रिलेटिंग टू, तो किसके अंदर जो है, वैसे तो मना कर रखा है लेकिन किसके अंदर जो है आपको एग्जाम्पशन दी गई है बताना है। फ्लैग डे, नेशनल यूथ डे, प्रवासी भारतीय दिवस, मे डे, ठीक है, किसमें एग्जेम्प्टेड है ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल, क्या परमिसिबल नहीं है। फ्लैग डे कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड, कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फंड रेजिंग फॉर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, तो इसमें कौन सा नहीं परमिसिबल बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट वायलेटेड ऑफ द रूल 12 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल, कौन सा जो है एक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल 12 को वायलेट नहीं करता है।
collection of contribution from public without permission of government for welfare activity of employee union. His association with National Leaders Memorial Fund in campaign for raising funds. Raising of subscription from members of employee association for defending a case against the government in a service. None of the above. तो ये आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा जो है नहीं वायलेट करता है. In which of the following cases previous sanction of the government or prescribed authority would not be necessary? किस केस में प्रीवियस सैंक्शन नहीं जरूरत होगी ये बताना है. Raising of subscription from member of employees union to defend a case against a government servant. Collection of subscription by government servant for Jawaharlal Nehru Memorial Fund. Participation in fundraising effort of National Foundation for Communal Harmony. Select the correct answer. तो करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करके इसमें से टिक करना है. 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 ओनली है. इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है. What is the purpose for which National Foundation for Communal Harmony has been set up? National Foundation for Communal Harmony किस पर्पस से सेटअप किया गया था? Physical and psychological rehabilitation of children rendered orphan and destitute in communal violence. Women rendered destitute due to communal violence. Urban and rural artisans rendered destitute due to natural disaster. None of the above. तो इसमें से क्या आंसर होगा ये आपको सेलेक्ट करना है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं आज. क्वेश्चन 13 देख लेते हैं. 13 में 48 से 51 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं. व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट सैंक्शन यानी विदाउट परमिशन फ्रॉम पर्सन अदर देन नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड. तो पर्सनल फ्रेंड और नियर रिलेटिव को छोड़कर बाकी के अंदर क्या लिमिट है ये बताना है. ए 5000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000. On occasions such as wedding anniversaries, a government servant holding any group A post may accept gift from near relative and having no official dealing with him, but shall make a report to the government if the value of such gift exceed. डायरेक्ट रूल को कोट किया गया यहाँ पे. 15,000, 25,000, 50,000, 75,000. 15, 25, 50, 75. Consider the following statement. A government servant is eligible to receive and retain without special permission from the government. बिना स्पेशल परमिशन के क्या क्या इनमें से स्टेटमेंट एलिजिबल है उसके लिए. एनी रिवार्ड ऑफर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल और फॉर इंफॉर्मेशन और स्पेशल सर्विस इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. कोई उसको रिवार्ड मिल रहा है, किसी का अरेस्ट करवाया था उसने, क्रिमिनल को इन्फॉर्मेशन दिया था, तो इस तरह की चीज़ में जो न्याय करने के लिए जरूरी था उसमें उसको कोई रिवार्ड मिला. तो एनी रिवार्ड पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट रेगुलेशन रूल फ्रेम्ड देयर अंडर. तो कोई एक्ट या रूल जो इस जस्टिस से रिलेटेड है उसके तहत अगर कोई रिवार्ड पे किया जा रहा है. एनी रिवार्ड सैंक्शन फॉर सर्विस कनेक्शन विद, अगर कस्टम से या एक्सरसाइज से रिलेटेड उसको कोई रिवार्ड मिल रहा है तो उस केस में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो कौन से करेक्ट है आपको बताना है. 1 2 करेक्ट है, 1 3 कनेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, या 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ये आपको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन गिफ्ट एज पर CCS कंडक्ट रूल. कौन सी इसमें जो चीज़ें हैं वो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड होते हैं. फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, कैजुअल सोशल हॉस्पिटैलिटी बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए रिलेटिव और ए पर्सनल फ्रेंड एंड हैज़ नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो ये इसमें से आपको टिक करना है. क्वेश्चन 14 के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्या है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिसीव्ड इंटीमेशन फ्रॉम ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कन्फर एन अवार्ड ऑन हिम इन रिकॉग्निशन ऑफ meritorious work done by him towards the cultural upliftment of the people in the area, and he has been invited to participate in the function organized by it in that connection. The course of action open to him in such situation is to be. तो उसके पास क्या course of action है अवेलेबल, क्या वो काम कर सकता है. Obtain prior permission of the government for participation in the function and to accept the award. Participate in the function and accept the award and inform the government.
पार्टिसिपेट इन द फंक्शन बट नॉट एक्सेप्ट द अवार्ड। तो इनमें से कौन सा काम वो कर सकता है, ये बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इससे आज ये हमारा जो सेशन है ये एंड हो जाता है। हमने सारी चीज़ें आज कवर कर ली है, आज के जो हमारा एजेंडा था। और थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और ऐसी और वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।